नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि हमारे इन वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया से हो रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 41 उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और तीसरा ऑप्शन है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और चौथा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 डिग्री 45 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो इस सवाल का एक्सप्लेनेशन आप जैसे ये बेटा 6 डिग्री 45 मिनट की जो अक्षांश रेखा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से गुजरती है। 6 डिग्री 45 मिनट की अक्षांश रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से गुजरती है। और ये जो 37 डिग्री 6 मिनट ये जो अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांश वो इंदिरा कॉल से गुजरता है। तो भारत से गुजरने वाला जो पहला अक्षांश है 6 डिग्री 45 मिनट का उत्तरी अक्षांश और भारत से गुजरने वाला जो आखिरी अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार से भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और ये जो 6 डिग्री 45 मिनट का उत्तरी अक्षांश है ये किस स्थान से गुजरता है? इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इसी इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। और ये भारत में अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों में से एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट का जो उत्तरी अक्षांश है वो इंदिरा कॉल से गुजरता है। और इंदिरा कॉल ये आपका लद्दाख में पड़ता है। तो इस प्रकार से भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सही है। दूसरा सवाल है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में। ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में। ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। और ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। और इसका सही जवाब है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। यानी कि हमारा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता या गुहार मोती वो जिस देशांतर पर है वो देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर है। और किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। आइए इस सवाल का भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये गुजरात में ये लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट का ये जो देशांतर है ये आपका गुजरात में गौर माता से गुजरता है। और ये जो देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट, ये देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट। ये अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से गुजरता है। तो जैसे हमने सीखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है।
उसी प्रकार से भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है भारत का जो, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुजरात में गौर माता या गुहार मोती, गौर माता या गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है, जो कि गुजरात में है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर किबिथु, किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप भारत के दोनों विस्तार याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार भी और देशांतरी विस्तार भी। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसके अलावा एक अक्षांशीय विस्तार और आप याद रख सकते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट है, ये स्थान बताता है कन्याकुमारी को, ये स्थान बताता है कन्याकुमारी को, और इसी कन्याकुमारी को केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से भारत के दो अक्षांशीय विस्तार हो गए, एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, जो कि कन्याकुमारी से लेकर के इंदिराकौल तक है, कन्याकुमारी से लेकर के इंदिराकौल तक है। कन्याकुमारी किस अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, इंदिराकौल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गए। इन्हीं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से हम भारत के जो सुदूर पूर्वी बिंदु या सुदूर पश्चिमी बिंदु या सुदूर उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बारे में भी हम सीख सकते हैं। जैसे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये हो जाएगा किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गौर माता, गुजरात। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा, सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिराकौल। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकौल, और ये इंदिराकौल लद्दाख में बच्चों। सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यदि पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तब तो ये आ जाएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारतीय भूमि का दक्षिणी बिंदु, संपूर्ण भारतीय भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो संपूर्ण भारतीय भूमि का दक्षिणी बिंदु आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो ये भारत के सुदूरवर्ती बिंदु हो गए। नेक्स्ट सवाल, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल और राजस्थान,
ऑप्शन सी असम और गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य हो गया। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, जिससे 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर गुजरता है, ये गुजरात में है, इसलिए ये भारत का सबसे पश्चिमी राज्य हो गया। अगर ऐसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, और भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, लद्दाख। ये इसका सवाल का एक्सप्लेनेशन है। जैसे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख, और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। तो जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, इन सभी से। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों में एक राज्य गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद में फिर आएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो आप अगर इस आंकड़े को याद कर लोगे या इस तथ्य को तैयार कर लेंगे तो कभी भी आपका सवाल नहीं गलत होगा। यदि पूछा जाए कि भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, नहीं गुजरती है, कितने सारे ऐसे राज्य, जितने भी सवाल राज्य और कर्क रेखा के संदर्भ में पूछे जाएंगे वो हमेशा आपके सही होंगे अगर आप इन 8 राज्यों को याद कर लेते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में ये आपका आएगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कर्क रेखा है जो लगभग भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। इस प्रकार से ये कर्क रेखा गुजर रही है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा यदि 8 राज्यों से गुजर रही है और भारत के बीचों बीच गुजर रही है तो हम कह सकते हैं कि आधा भारत हमारा उष्ण कटिबंध में है और आधा भारत हमारा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस सवाल को हमने डिस्कस कर लिया और इसका सही जवाब है 8 राज्य, ऑप्शन सी। और ये वो राज्य रहे जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान के बहुत थोड़े भाग से, राजस्थान का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच होकर के कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग कवर करती है। झारखंड के लगभग बीचों बीच होकर के गुजरती है। फिर इसके बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा के दक्षिण से और मिजोरम के लगभग बीचों बीच होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। और इसमें जैसे रांची कर्क रेखा पर स्थित है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। और इसके अलावा आप मैप में देख करके, ग्लोब में देख करके भारत में जिन जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनकी जो भी राजधानियां हैं आप उनको थोड़ा सा देख लें मैप में कि राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है या कर्क रेखा के दक्षिण में है। किसी प्रदेश की राजधानी जिन जिन से कर्क रेखा गुजरती है वो राजधानी कौन सी पास में है, कौन सी दूर में है। तो इस प्रकार से सवाल भी कर्क रेखा से पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी आगाती, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी मिनक्वाय। तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट।
क्यों? अभी हमने पढ़ा कि इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट, यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट की अक्षांश रेखा गुजरती है, इसी पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। और जो कर्क रेखा है वो यहाँ कहीं से गुजरेगी, 0 डिग्री को हम कर्क रेखा कह रहे हैं। ये जो जगह है, इस जगह को कहते हैं कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी का जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अगर हम इक्वेटर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करेंगे, तो इक्वेटर से उत्तर की ओर चलने पर सबसे पहले हमें इंदिरा पॉइंट मिलेगा और फिर इसके बाद में कन्याकुमारी। तो भारत में कौन सा स्थान इक्वेटर के सबसे नज़दीक है? इंदिरा पॉइंट। अगर इसी सवाल को ऐसे पूछ दिया जाता कि भारत में कौन सी जगह है जो इक्वेटर से सबसे दूर है, तो फिर इसका जवाब हो जाता इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है, जहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट की अक्षांश रेखा गुजरती है। अब जैसे यहाँ विषुवत रेखा यहाँ कहीं नीचे से जा रही होगी और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जब हम इक्वेटर से ऊपर की ओर आएंगे तो हमें सबसे पहले इंदिरा पॉइंट मिलेगा और फिर इसके बाद में कन्याकुमारी, और इक्वेटर से सबसे दूर हमारा पड़ेगा इंदिरा कौल। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा ऑप्शन ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट का जो पूर्वी देशांतर है, जैसे 80 और ये 90, ये करीब करीब 82 डिग्री 30 मिनट का जो पूर्वी देशांतर है वो कुछ ऐसे गुजरेगा। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट का पूर्वी देशांतर इस प्रकार से आएगा, 82 डिग्री 30 मिनट का पूर्वी देशांतर। और इसी देशांतर के सहारे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। इसी को ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है। IST इज इक्वल टू GMT प्लस 5.5, यानी भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और ये भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है, या यूँ कहें कि भारत में 82.5 जो पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें उत्तर प्रदेश शामिल है, दूसरा इसमें उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ के बाद में इसमें उड़ीसा शामिल है, और उड़ीसा के बाद में इसमें आंध्र प्रदेश शामिल है। तो जैसे कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, उसी प्रकार से 82.5 पूर्वी देशांतर भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, यानी भारतीय भूमि के सबसे उत्तर में कौन से स्थित है? इसका सही जवाब है इंदिरा कौल, सेकेंड ऑप्शन, ये इंदिरा कौल। भारतीय भूमि का सबसे उत्तरतम भाग इंदिरा कौल। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी है, ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 2.40%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 16%। सही जवाब सेकेंड ऑप्शन 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का या स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, और इस मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। और भारत से जो बड़े देश हैं उनमें रसिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े देश हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान है 7वां, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का स्थान है दूसरा। और भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।
और भारत से बड़ा एकमात्र देश जनसंख्या के मामले में चीन है। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। ऑप्शन सी, दूसरा और सातवां। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मिर्जापुर। इसका सही जवाब है मिर्जापुर। जैसे हमने पढ़ा कि 82.5 पूर्वी देशांतर को आईएसटी के रूप में चुना गया है, और चूंकि आईएसटी या 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है और उनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का स्थानीय समय ही पूरे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। 2007 के पहले भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता था, लेकिन 2007 के बाद में इसके मानक समय के निर्धारण के लिए हम लोग मिर्जापुर के स्थानीय समय का प्रयोग करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। 9 डिग्री चैनल अलग करता है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ऑप्शन सी, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। इसमें ये वाला मैप आएगा लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप समूह है और भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह है, और लक्षद्वीप समूह संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है और इसमें से कुल द्वीपों की संख्या 36 है। प्रवाल द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि मूंगा चट्टानों से निर्मित है, और लक्षद्वीप समूह और जो मालदीव है वो एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह से जो चैनल पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे एक तो आपसे पूछा जाएगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल। इसके बाद में जो 9 डिग्री चैनल है, ये मिनिकॉय द्वीप अपने लक्षद्वीप समूह के ही 36 द्वीपों में से एक है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। शेष लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। इसी लक्षद्वीप समूह में एक पूछा जाता है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नानौर को अलग करता है। 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 9 डिग्री। तो ये 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, और यहाँ पर जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीपों को अलग करता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? रटलैंड, सेंटिनल, कन्नानौर द्वीप, ननकौरी।
तो इसका सही जवाब है कन्नानौर द्वीप। कन्नानौर जो द्वीप है वो लक्षद्वीप समूह से संबंधित है, ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में यदि बात की जाए तो भारत के यूनियन टेरिटरी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाद तीसरा सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों का एक समूह है और इन द्वीपों को दो द्वीप समूहों में बांटा गया है, अंडमान और निकोबार। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा साउथ अंडमान। और याद रखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान के बाद नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान, और ये दक्षिणी अंडमान। और लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में यहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा और इस चैनल को कहते हैं डंकन पास। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है डंकन पास। डंकन पास किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। और जब आप लिटिल अंडमान के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में यहाँ पर जो चैनल दिख रहा है इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। इसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। और फिर कार निकोबार के बाद जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इसी ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम भाग को ही इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्रेट निकोबार। अब इस ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, यहाँ पर जैसे ग्रेट निकोबार के नीचे आप जाओगे तो आपको 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल मिलेगा। 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल, ये 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। और इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप को एक प्रकार से ग्रेट निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। देखिए यहाँ पर एक आपको आइलैंड मिलेगा और इस आइलैंड का नाम है बैरन। इसको याद रखिएगा बैरन। क्यों? क्योंकि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन है। यहाँ पर एक आपको आइलैंड मिलेगा नारकोंडम। नारकोंडम भारत में एक सुसुप्त यानी डोरमेंट वोल्केनो का उदाहरण है। और आप जानते हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के 3 द्वीपों का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हुआ है, जिनमें रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप ये सब शामिल है। और इनमें से एक द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। एक द्वीप का नामकरण स्वराज द्वीप किया गया है। और अभी हाल ही में 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी है। डंकन पास, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल ये इम्पोर्टेंट है। बैरन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो आपका नारकोंडम है ये सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और भारत में जो भी द्वीप पाए जाते हैं उन द्वीपों में यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो मिडिल अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। फिर यहाँ पर उत्तरी अंडमान के ऊपर यहाँ पर आपको कोको चैनल मिलेगा।
और इस कोको चैनल के इस तरफ यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है कोको द्वीप। और पहले ये द्वीप म्यांमार का, भारत का हुआ करता था और भारत ने इस कोको द्वीप को म्यांमार को दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच एक चैनल पाया जाता है जिसको कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक, उत्तरी अंडमान में एक चोटी पाई जाती है जिसको कहते हैं सैडल पीक। उत्तरी अंडमान में एक चोटी पाई जाती है जिसको कहा जाता है सैडल पीक। और ये सैडल पीक पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वो चोटी सैडल पीक है। ठीक है। निम्नलिखित द्वीपों को युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में अलग होते हैं? अंडमान और निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए 10 डिग्री चैनल अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, ये 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब है फ्रांस। और भारत से बड़े देशों की बात करें तो इसमें आपका रूस आ जाएगा। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन के बाद में ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर इसके बाद में 7वें नंबर पर आएगा भारत। तो अगर ये देशों के नाम हैं तो ये सारे के सारे देश भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। ऑप्शन ए 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 9500 किलोमीटर। तो भारत में तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल तट रेखा है। और भारत की जो तट रेखा है वो गुजरात में कच्छ की खाड़ी से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से भारत की तट रेखा शुरू होती है कच्छ की खाड़ी से खंभात की खाड़ी, और इसमें फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल। ठीक है, केरल से फिर तमिलनाडु से फिर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश से उड़ीसा और उड़ीसा से पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कच्छ की खाड़ी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक भारत की तट रेखा है। और इस तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर इस तट रेखा की कुल लंबाई है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ सवालों के साथ हाजिर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।